अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क का सियासी मंजरनामा दिन ब दिन मजीद इश्तियाल और इंतशार की जाने बढ़ रहा है। कानूनी चारा जोई और गिरफ्तारियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल रहा है। आज भी तहरीक इंसाफ के कैंप से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है जब पार्टी के सिंध के सदर अली जैदी को हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद इमरान खान का भी सख्त मौक़िफ़ सामने आया, जिन्होंने अपने ट्वीट में अली जैदी की गिरफ्तारी को भी मुबैना लंदन प्लान से जोड़ दिया है। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा है कि अली जैदी की गिरफ्तारी भी उस लंदन प्लान का हिस्सा है जिसमें नवाज शरीफ को यकीन दहानियां करवाई गई थी। 27वीं रमजान के बाद या ईद पर एक बार फिर जमान पार्क पर किसी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की गई है। ये समझते हैं कि इलेक्शन होने की सूरत में ये हमें कमजोर कर देंगे। मैं वाज़ेह कहता हूं कि ये काम नहीं करेगा, उल्टा आवाम का गुस्सा बढ़ेगा और लंदन प्लान नाकामी की तरफ बढ़ेगा। ऐसे में मुल्क में एक बार फिर एक और वकला तहरीक की सदाएं भी बुलंद होना शुरू हो गई हैं। कोई आइन के दिफा में खड़ा हो रहा है तो किसी पर आइन को पामाल करने का इल्जाम लग रहा है। कोई हदूद में ना रहने और कफन बांधने की धमकियां दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के एक पेज पर ना होना तो दिख ही रहा था, वहां आज वकला बरादरी भी बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर तकसीम नजर आ रही है। सिर्फ आज ही के रोज लाहौर में वकला बरादरी के दो अलग अलग बड़ी तकरीबात हुई। एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुल्क के 50 बड़े वकला का हुआ जिसकी सदारत लतीफ खोसा, बैरिस्टर एतजाज एहसन और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने की। इस कॉन्फ्रेंस में बज़ाहिर तर्जुमानी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की दिखी, जिसमें 90 रोज में इलेक्शन कराने पर जोर भी दिया गया। अदलिया में तफरीक की तस्दीक भी की गई, पार्लियामान की ताज़ीम का दावा भी किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म की मुमकिन नाअहली से खल भी किया गया। अदलिया इसमें बहुत बड़ी दरार पड़ गई। उस इदारे का अब यकजा होके काम करना नामुमकिन हो गया। बेंच की तश्कील देखकर और बता सकते हैं ये फैसला किस तरफ होगा। ये इलेक्शन 14 मई को होंगे और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शंस ना हो, ही विल बी कन्विक्टेड। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी से हुआ, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। ये इनको पता लगना चाहिए। And we stand with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court. वकला बरादरी के इस बड़े मजमे के जवाब में हुकूमती मौक़िफ़ भी वकला ही के प्लेटफॉर्म से सामने आया जब पंजाब बार कौंसिल की तकरीब में वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब किया, जिसमें कानून साजी के लिए पार्लियामान के पास वीटो पावर होने का दावा किया गया और वकला बरादरी को तकसीम करने की रोकने का इंदिया भी दिया गया। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का राइट है। ये हक हम किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। और ये जो सेल्फ सर्विंग जजमेंट है, पार्लियामान ना इसे मानती है ना मानेगी। क्योंकि वफाकी वजीर इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि वकला बरादरी में तफरीक नहीं होगी, तहम ये ख्याल हकीकत से दूर ही दिख रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान तफरीक खुलकर आया है तो ऐसे में वकला बरादरी की तफरीक को खारिज-ए-ज़मका करार दिया ही नहीं जा सकता। खतरे की बात यह है कि सूरत हाल से वापसी की कोई राह भी नहीं दिख रही। मुल्क की सियासी जमातों ने अपना वजन काले कोर्ट के पलड़े में डाल दिया है और मामलात में हुदूद और क़यूद को भी बाला इत्लाक रखने का इंदिया दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का आज का बयान इसका भरपूर मजहर है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि अगर इंतखाबात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवकूफ़ अदारा बनाने की कोशिश की गई तो अवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हकूक के लिए सरों पर कफन बांध कर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अब तक आइन के अंदर रहकर जद्दोजहद की, अगर आइन न रहा तो जद्दोजहद की भी हदूद नहीं होगी। दूसरी जानिब हुकूमत के मौक़िफ़ में भी बज़ाहिर लचक नहीं दिख रही। फवाद चौधरी के बयान के जवाब में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था कि पहले फैसला कर लें कि रोना है या इनकलाब लाना है। ये कैसा इनकलाब है कि आप जमान पार्क के अंदर नहीं जा सकते, इमरान खान न्याजी जमान पार्क से के बंकर से बाहर नहीं आ सकते। दूसरी जानिब मामलात को ठंडा करने के लिए भी सियासी फ़रीक़ैन मुतहर्रिक भी हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में लीड ले रही है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हालिया पार्लियामान के सेशन में भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात की पहल करने का मशवरा दिया था। कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में खेज मुज़ाकरात की ऑफर की है। जितनी जल्दी हो सके लेट्स एग्री। अच्छा, सारी पार्टीज बैठ के एग्री करें और जो डेट हो जाए, अक्टूबर से पहले की भी हो जाए, पहले हो जाए, बाद हो जाए, अगस्त में हो जाए, कोई उसका उस पर हमें नहीं, 1 डे इलेक्शन। हम ये मुज़ाकरात की बेल मुड़े चढ़ती मुश्किल ही दिख रही है, बिलखुसूस जब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने ही इमरान खान से किसी भी तरह के मुज़ाकरात को बज़ाहिर मुस्तरद कर रखा है।
तो ऐसी सूरत हाल में हमारी जमात और पीडीएम ऐसे लोगों के साथ बात करने में किसी किस्म के मुल्क का मफाद नहीं देख रही। दैट इज इमटीरियल। वो देखें, मुझे आप बताएं कि पिछले एक साल में कौन सी बात जो है पीटीआई ने कही है जिसके ऊपर वो मुज़ाकरात नहीं होंगे। और ऐसे किसी मुज़ाकरात की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी चाराजोई का सिलसिला भी रुक नहीं पा रहा। और आज ही तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है और यह गिरफ्तारी भी इस ही सूबे में हुई है जिस सूबे की जमात मुज़ाकरात की मनसूबाबंदी कर रही है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती रुकन जनाब कमर ज़मान कायरा साहब से। कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से की जा रही है कि मौजूदा जो सियासी जमूद है इसमें मुज़ाकरात की राह निकाली जाए, बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन आप ही की जिस सूबे के अंदर हुकूमत है वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबे के सूबाई सदर अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर नहीं होगी, बात तो आगे नहीं बढ़ पाएगी मुज़ाकरात की। फिर देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि इस डेडलॉक का जिसका आपने जिक्र अपने इंट्रो में भी किया है, अपनी गुफ्तगू में भी फरमाया है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या तसादुम है, लड़ाई है, डेडलॉक्स हैं या गुफ्तगू है? तो गुफ्तगू के जरिए ही डेमोक्रेसी आगे बढ़ सकती है, डायलॉग के जरिए ही रास्ते निकल सकते हैं। इस थीसिस के साथ पीपल्स पार्टी ने माजी में भी डेडलॉक तोड़े थे, अब भी हम इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अदालतों के अंदर माहौल को भी ठीक करने की जरूरत है, सियासी जमातों के अंदर माहौल को भी ठीक करने की जरूरत है, और इदारा जाती जो आपस में तसादुम है, लोगों के अंदर, मीडिया के अंदर जो डिवाइड है उसको भी ठीक करने की जरूरत है, ताकि हम प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए खेलें। जहां तक ताल्लुक यह है कि अली जैदी साहब गिरफ्तार हुए हैं, डायलॉग के अमल का ये ताल्लुक तो कतई नहीं है कि आप अगर कोई बंदा कानून को मतलूब है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अगर अली जैदी साहब को किसी फर्जी केस में या गलत केस में किया गया है इम्प्लीकेट, तो फिर बहुत गलत बात है, लेकिन अगर किसी जगह पे उनकी जमानत कैंसिल हुई है या कोई और वजह बनी है तो फिर उनको कानून का सामना भी करना चाहिए। इससे तो ये मतलब नहीं है कि डायलॉग करें और जो बंदे ने गलतियां की हैं या उसके ऊपर कानून जो है वो साकत हो जाएगा। सर, वो इमरान खान साहब भी यही बात किया करते थे जब आप लोग अपोजिशन में थे, तब वो भी यही कहा करते थे कि बातचीत तो जरूरी है, लेकिन वो कहते कानून के ऊपर कोई भी समझौता नहीं हो सकता, करप्शन के ऊपर कोई भी समझौता नहीं हो सकता, जो केसेस है वो चलेंगे साथ साथ, लेकिन बातचीत वगैरह वो उसको बाद में देखा जाएगा। ये तो वही आर्गूमेंट है खान साहब वाला। किया था और खान साहब ने वो आर्गूमेंट कभी बाय नहीं किया। खान साहब ने जिंदगी में किया कि मैं डायलॉग करने को तैयार हूं। हम कहते थे कि डायलॉग करने को तैयार हैं, हम अपने केस भी भुगतेंगे और सब कुछ करेंगे। ये खान साहब का कभी ऐसा कोई आर्गूमेंट नहीं रहा। हाँ, हम ये कोशिश कर रहे हैं और अगर किसी के खिलाफ कोई रूटीन के इश्यूज हैं तो इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो रुक जानी चाहिए और रुक जाएंगी। लेकिन हम तो एक प्रिंसिपल के तौर पे इस माहौल को सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बर्दाश्त के अमल को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की सही मायनों में कारी साहब मसला ये है कि इमरान खान साहब ने तो पूरा बयानिया बना दिया इस पे। वो कह रहे हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। आज अली जैदी को गिरफ्तार किया गया है। वो कह रहे हैं 27 रमजान या ईद के ऊपर जमान पार्क पे एक और क्रैकडाउन की तैयारी हो रही है लंदन प्लान के तहत। हेलो जी कारी साहब। खान साहब ये कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी अली जैदी की हुई है, वो कह रहे हैं ये लंदन प्लान का हिस्सा है। वो कह रहे हैं मुझे भी लंदन प्लान के तहत गिरफ्तार करना है और 27वीं रमजान से ईद के दरमियान या ईद के मौके पर जमान पार्क पे एक और बड़े क्रैकडाउन की तैयारी हो रही है। वो कह रहे हैं हमें इतलात मिल रही है ऐसी। देखिए, जमान पार्क के ऊपर किसी क्रैकडाउन का कोई शायबा नहीं हो सकता। अगर खान साहब को किसी केस में अदालत तलब करती है, उनके जमानतें कैंसिल करती है या वो कानून उनको मतलब को तलब करता है तो उनको खुद कानून के आगे पेश हो जाना चाहिए, उनको हो जाएगी। लेकिन ये क्या हुआ कि मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? भाई उनको क्या उनको हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनके डिटेंशन ऑर्डर्स दिए गए हैं या अदालतों ने उनके सम्मान निकाले हैं, उनके वारंट्स निकाले हैं। अदालती वारंट के ऊपर अमल दरामद करना तो अदालत का है। आपको भी चाहिए कि वो इस बार में गौर करें। वो खुद कहा करते थे कि जी अदालतों का रास्ता मौजूद है, आप जाएं वहां पे। हम यही कह रहे हैं। लेकिन लंदन प्लान हो
या पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ साजिशें हो या साइफर हो या अमरीकी साजिश हो, ये इस तरह की वारदातें, इस तरह की बातें बहुत हो चुकी। खान साहब की ना माजी में इन आर्गूमेंट्स के अंदर कोई जान थी, ना अब कोई जान है। आपको उनका बयानिया बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जिस तसलसल के साथ उन्होंने बयानिए बदले हैं और उन्होंने यू टर्न लिए हैं, मेरा ख्याल है अब लोगों को भी उनकी हकीकत वाज़ेह हो गई है कि उनके आर्गूमेंट में कोई सदाकत नहीं होती, बल्कि अब वो आर्गूमेंट आस्ता आस्ता अपना वजन खोने लग गया है। अगर कोई पहले उनका बयानिया कुछ 6 महीने चलता था, फिर 1 महीना चलता था, अब चलते चलते शायद रोजाना की बुनियाद पे आ गया है। अगले कुछ दिनों में शायद घंटों की बुनियाद पे उनके बयानिए तब्दील हो। सर, वो अदालत के अहकामात को लेकर तो हुकूमत के ऊपर भी बड़ी तनकीद होती है कि आपका भी यानी गवर्नमेंट का भी यहाँ पे दोहरा म्यार है कि कोई अगर ऑर्डर इमरान खान के खिलाफ आ जाए तो उस पर तो हुकूमत बड़ी भाग दौड़ पे बड़ी मुस्तैदी के साथ अमल दरामद करती है, लेकिन वही अदालतें अगर कह दें कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने तो वहाँ पर फिर सो बहाने तराशने की कोशिश की जाती है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना किया जाए। दूसरा सर, अब जो आप मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, इसकी तरफ जरा बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, वो PDM के सरबराह, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। हाज आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं होगी। आपको रिस्पांस कैसा रहा इत्तेहादियों की तरफ से? बातचीत होना मुमकिन है? इत्तेहादी बाकी कंधे नजर आ रहे हैं या मुश्किल है बातचीत होना? कार साहब से हमारा रब्ता से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, जो ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक एफर्ट हो रही है कि इत्तेहादियों के साथ बातचीत हो, इत्तेहादियों को कन्विंस किया जाए कि वो मुज़ाकरात के रास्ते खुले रखें, मुज़ाकरात हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन अब PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बड़ा खुल के बड़े दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि इमरान खान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात, किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब भी कल हमारे प्रोग्राम में बड़ा वाज़ेह कर चुके हैं कि कोई मुज़ाकरात, कोई भी बातचीत इमरान खान के साथ नहीं हो सकती। कारी साहब से हमारा रब्ता बहाल होता है तो उनसे हम दोबारा जानने की कोशिश करते हैं। कारी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कारी साहब से रब्ता बहाल करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर शेरी मदारी से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कारा साहब से, जो कि हुकूमती जो पाकिस्तान तहरीक के साथ मुज़ाकरात के लिए और इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, उसके रुकन भी हैं और पीपल्स पार्टी ने तो एफर्ट शुरू कर दी है मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ। लेकिन अब इत्तेहादी जमातों के अंदर से ही बड़ी सख्त आवाज़ें उठना शुरू हो गई है। मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, उन्होंने आज कह दिया है कि मुज़ाकरात इमरान खान के साथ बातचीत या मुज़ाकरात नहीं होंगे। कल ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया कि मुज़ाकरात जब बातचीत नहीं होगी। तो कायरा साहब, ये बता दें मुझे कि अब इत्तेहादियों की तरफ से तो रिस्पांस को इतना खातिर खा जो बड़े जो इत्तेहादी नून लीग और मौलाना साहब जो मैटर करते हैं वहां से तो नहीं आया, तो क्या कहेंगे इस पे? एफर्ट आप जारी रखेंगे? फिर भी आपको उम्मीद है कि ये बातचीत हो सकती है इस पे? देखिए, उनका एक अपना व्यू है, उसी को देखते हुए इसी अमल को सॉफ्ट करने के लिए तो ये कमेटी बनी है, इसी के लिए तो हमने ये बीड़ा उठाया है। अगर वो इस बात पे राजी होते तो फिर हमें कमेटी बना के आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? फिर तो बड़ा आसान रास्ता था। इसीलिए कि बहुत हार्ड लाइंस हो गई हैं और इसकी जिम्मेदारी प्योरली इमरान खान के ऊपर है। उन्होंने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि अब लोग भी तंग हो गए। अब मसला ये है कि क्या किया जाए। इन हार्ड लाइंस के अंदर से रास्ते पैदा करना ही जरूरी अमल है और हम करेंगे, कोशिश करेंगे। हम मायूस नहीं हैं और हम तवक्को करते हैं कि सियासी कुव्वतें अल्टीमेटली अपने गुस्से को, अपने इस जो इमरान खान की जातियां हैं उनको छोड़ के और आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करेंगे, हमें तवक्को है। कुछ देर पहले मौलाना साहब की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद ही स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब उनकी रिहाइशगाह पे पहुंच गए थे। बिल्कुल अचानक उनका वहां पे प्लान था, कोई प्लान विजिट नहीं था। वो भी क्या इसी सिलसिले की कड़ी थी कि जरा कूल डाउन किया जाए, उनका गुस्सा ठंडा किया जाए? मुझे नहीं पता उनका क्या इशू था, लेकिन ये भी होगा, ये भी होना चाहिए। मौलाना बड़े जीरक आदमी हैं, लेकिन जितनी तज़हीक अमेज आवाज, जितना तौहीन अमेज रवैया इमरान खान कर रहा है उनकी जमात का, बहरहाल इंसान ही होता है, वो गुस्से में आ जाता है। इस वक्त जो अमूमी माहौल बना हुआ है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम कोशिश करेंगे, हमारे इत्तेहादियों को हम राजी करेंगे, हम उनके साथ हैं। ये इशू हमारे दरमियान नज़ा का इशू नहीं है, लेकिन हमें तवक्को है कि हम उनको इस बात पे कायल करेंगे। अच्छा करे साहब, आज लाहौर में वकला की गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी सदारत में थे लतीफ़ खोसा साहब थे, एतजाज़ एहसन साहब थे,
उन्होंने जो वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई, जो तकारीर हुई, तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा जितने भी मामला चल रहे हैं, लीगल इशूज़ तमाम के ऊपर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स किया गया है इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है एतजाज़ एहसन साहब के हवाले से या लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से? एक डिसिप्लिनरी एक्शन तो हुआ था कि खोसा साहब को सदारत से हटा दिया गया था जो PLF है, बाकी भी कोई एक्शन होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, जहाँ तक शोएब साहब की और खोसा साहब की पोजीशन का ताल्लुक है और PTI के हवाले से उनका मौक़िफ़ है, उनके PTI के मौक़िफ़ की सपोर्ट, वो तो खुली बात है, कोई नई स्टोरी उसमें नहीं है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया जाए और वो आज़ाद है अपनी राय रखने में। लेकिन अगर कोई बंदा किसी जमात का अहदेदार है और वो जमात की अमूमी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है, उसको अपनी ज़ाती राय रखने का हक है, लिहाजा उसको ओहदा छोड़ देना चाहिए। ओहदे की हद तक हमने भी कहा था, बाकी वो हमारे लिए मोहतरम हैं, हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, तो उनकी ज़ाती आरा जो हैं वो हमारे लिए बाइंडिंग नहीं है, बस उनका अपने राय रखने का हक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तफरीक का शिकार है और इतनी ज़्यादा इस वक्त हैजान की कैफियत हम देख रहे हैं कि वकला तकसीम, सुप्रीम कोर्ट तकसीम, तमाम इदारे तकसीम, तंजीमें तकसीम, तो ऐसे में क्या आपको हालात किसी क्योस की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहे या फिर आपको अभी भी उम्मीद है कि यह हालात इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं? ऐसे में तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसी जो है वो उसका असर तो जायज़ा नहीं लेना चाहिए? देखिए, हम तो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। कानून में वाज़े तौर पे 90 दिन में इलेक्शन कराना है अगर असेंबली डिसॉल्व होती है। इदारों की आपने बात की, देखें ये वो कॉलोनियल पॉलिसी लग रही है, डिवाइड एंड रूल, लेकिन वो लोग जो ये करवा रहे हैं वो नहीं समझ रहे कि अब कॉलोनियल रूल नहीं है, हमने जमहूरी हो गई है, कौम को जमहूरियत की समझ आ गई है, कौम आज़ादी चाहती है और ये हुक्मरान अगर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं नाकाम हो रही है ना, आप देखें जो हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए, कानून तोड़े हैं, आइन तोड़े, वो इवेंचुअली उनको वापस हिट कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड हो या ना हो, फैसले उसके कानून के आइन के मुताबिक आ रहे हैं। तो ये तो अगर आप आइन को नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो फिर लॉ ऑफ द जंगल है, फिर आप मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दें, फिर आप पार्लियामान का मजाक और ये जमहूरियत का फसाद ख़त्म हो जाएगा ना, फिर तो रहती ही नहीं कोई जमहूरियत। लेकिन डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी ने भी आज बज़ाहिर खुलेआम धमकी दी है। वो कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ हो जाएगी तो फिर कोई भी हदूद व क़यूद या कोई भी लिमिट्स नहीं रहेंगी। वो कह रहे हैं कि हमारी तहरीक अब तक आइन के अंदर थी, इसके बाद फिर हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और फिर कोई भी लिमिट्स का ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो ऐसी कौन सी तहरीक आप शुरू करने वाले हैं कि जहाँ आइन की लिमिट्स का ख्याल भी नहीं रखा जाएगा? देखिए, हम तो नहीं कर रहे ना, हम तो आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हम कहते हैं आइन के मुताबिक करें। अगर आइन को तबाह कर देंगे वो, तो फिर जाहिर है हमें सड़कों पे निकल के आइन की रेस्टोरेशन के लिए करना होगा, क्योंकि हम तो हकीकी आज़ादी, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती चाहते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं जंग करने के लिए। अब जो लोग पूरा मुल्क तबाह कर रहे हैं, जिधर वो आइन तबाह कर रहे हैं, जमहूरियत तबाह कर रहे हैं, कवानीन की तबाही हो रही है, तो उनको सोचना चाहिए कि मुल्क को तबाह करके उनको क्या फ़ायदा मिले। डॉक्टर साहब, मसला यह है कि इस वक्त अदालतों के फैसले आपके हक में आ रहे हैं, वो अमल दरामद भी खुद करवा रही हैं, तो इस तरह के बयानात, इस तरह की सोच के कफन बांध कर निकलेंगे, आइन और कानून की दूध का ख्याल नहीं रखा जाएगा, इससे तो आप अपना जो बनता हुआ काम ख़राब नहीं कर रहे? नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है जब आइन तबाह कर देंगे तो हमें निकलना पड़ेगा। हम ये तो नहीं कह रहे जब आइन काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फ़ैसले दे रही है। इशू ये आता है फ़ैसले तो वो दे रही है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? पार्लियामान में आइन और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशंस क्यों आ रही हैं जबकि उनका ये हद नहीं है, उनका ये नहीं बनता हक, उनकी लिमिटेशंस हैं। वो अब नया तमाशा है जी, पार्लियामान सुप्रीम है, बिल्कुल है, लेकिन पार्लियामान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलती है। पार्लियामान कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो आइन के ख़िलाफ़ हो। ये लिमिटेशंस हैं पार्लियामान की। अब तो इन्होंने तो हद पार कर दी है ना, कोई फिक्र नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं इम्प्लीमेंट करना,
हाई कोर्ट का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें सेडिशन का कानून ख़त्म कर दिया है, ये फिर भी सेडिशन के चार्जेस लगा रहे हैं। तो ये तो एक अजीब व गरीब फैशिज्म कर रहे हैं ना, कि हम आइन नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसले नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे, जो हम चाहेंगे हम करेंगे, फ्री फॉर ऑल। तो इसके खिलाफ तो हमें खड़ा होना होगा। तो जो करेंगे वो करेंगे, वो ऐसे ही आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, करने क्या जा रहे हैं आप लोग? तोड़िए ले, हम सड़कों पे कौम निकलेगी, फिर जो पाकिस्तान का, जिनका फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी दें, और अब ख़ुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर कौम की के लोग होते हैं, बिल्कुल सही है, नेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कोई इदारा जो नेशन के ख़िलाफ़ जाएगा वो उसकी क्या ताकत है? कौम के बगैर रियासत की कोई ताकत नहीं है, ये अब तक वाज़े हो जाना चाहिए रियासत। आर्मी चीफ ने तो ये भी कहा है कल कि अब नए या पुराने पाकिस्तान की नहीं, बल्कि हमारे हम सब के पाकिस्तान की, हमारे पाकिस्तान की बात करना होगी। ये जो ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की गई है, इस पर तहरीक इंसाफ को गौर नहीं करना चाहिए कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और आगे बढ़ा जाए? हम सब कहते हैं हमारा पाकिस्तान है, लेकिन हमारा आइडिया हमारे पाकिस्तान का फ़र्क है ना। हम कहते हैं नया पाकिस्तान हो जिसमें कानून और आइन की बालादस्ती हो, वो पीडीएम कहती है कि पुराना पाकिस्तान हो जिसमें करप्शन और नेपोटिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेप्टेबल हो, और इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि पुराना ट्रेडिशनल पाकिस्तान हो जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हो सबसे ज़्यादा, और बाकी सारी फंक्शनिंग उनके नीचे हो। तो हम सब का हमारा पाकिस्तान तो है, लेकिन कौन सा पाकिस्तान हम चाहते हैं जो हमारा हो? असल इशू तो ये, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर हम कहते हैं नया पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, हम कहते हैं नया पाकिस्तान होना चाहिए, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आती ना। जो चाहते हैं करप्ट और पुराना पाकिस्तान, और वो भी कहते हैं हमारा पाकिस्तान, तो उसमें भी नहीं कोई आनी चाहिए कॉन्ट्रडिक्शन। तो मुझे समझ नहीं आती, इसके कहने की ज़रूरत कोई नहीं थी कि हमारा पाकिस्तान। इससे कई मिसपरसेप्शंस अनफॉर्चुनेटली आगे आएंगी जो नहीं। तब फिर खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे 27 रमज़ान के करीब या ईद पे कोई लंदन प्लान के तहत गिरफ्तारी का, जमान पार्क पे क्राइडाउन का कोई और प्लान बन रहा है, तो क्या तरीके से आपके पास ऑप्शंस क्या है सब कुछ करके भी? क्या फिर सड़क गर्म होगी, दमादम मस्कर अंदर होगा, कोई बातचीत का इम्कान नहीं है, या अभी भी ऐसे में कोई गुंजाइश मौजूद है कि बातचीत हो सकती, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखिए सीधी सादी बात है, हम कह रहे हैं इलेक्शन की डेट दें, पंजाब के 90 दिन होने वाले हैं, इलेक्शन आपको कराना होगा। आप जनरल इलेक्शन पे बातचीत करना चाहते हैं, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शन टाइम से हो, आइन के मुताबिक हो, उस पर आप बात करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह आके बात करें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ हमारे लोगों को आप मारें, उनको आप कस्टोडियल टॉर्चर करें, पकड़ धकड़ करें, और कोई अबडक्शंस करें, और फिर कहें जी बातचीत करो। मार बात नहीं। साहब, आप डॉन अखबार ने स्टोरी दी है पिछले दिनों के खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों 4 अमरीकी कांग्रेसमैन से ये बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है। तो ऐसी पोजीशन आपने क्यों नहीं थी पहले कि आज आपको यकीन दिलाना पड़ रहा है कि भाई हम तो अमेरिका के खिलाफ नहीं है? इतनी वजाहतें क्यों देनी पड़ रही हैं खान साहब को? ये गलत है, अनवर इकबाल की बिल्कुल गलत खबर है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो पीटीआई के मेंबर्स हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो उनका हक बनता है वो अपने कांग्रेसमैन को कांटेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इलेक्टेड रेप्स हैं, ये इनका वोट है अमेरिका में, तो इनका हक बनता है। खान साहब को उन्होंने 1-2 से बात कराई है, खान साहब को किसी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या कहते हैं, हमें जो इशू है वो साइफर का बिल्कुल है कि यहाँ से कंस्पिरेसी हो, जिधर से हो, अमेरिका ने उसकी सपोर्ट की थी उस कंस्पिरेसी को। और मैं समझती हूँ कि कौम ने अपने लीडर्स को इलेक्ट करना है, इस वास्ते हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या सोचे। हम चाहते हैं सबसे दोस्ती हो, ये तो खान साहब पहले से कह रहे हैं, और आपको भी पता है खान साहब हमेशा जंग के ख़िलाफ़ होते हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो। तो हमें तो किसी से वो प्रॉब्लम नहीं है बातचीत करने में, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, जो हुसैन हक्कानी को बाजवा ने हायर किया था प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, उसको ज़ाहिर है अगर गलत फहमियाँ हैं वो सब ने दूर करनी है, हमारा हक बनता है हम गलत फहमियाँ दूर करें। हुसैन हक्कानी साहब का मौक़िफ़ सामने आया, वो ये कहते हैं कि खान साहब ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने $30,000 लेकर खान साहब की गवर्नमेंट गिरा दी,
वो कह रहे हैं फिर अगर ये बात है तो फिर आप ही दें, 30,000 में पीडीएम की गवर्नमेंट भी गिरा देता हूँ इसी तरह से। तो चले एडमिट तो कर रहे हैं कि पैसे लेके किया है। नहीं, ये तो पूरा है, एक जो हायर किया गया था उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। मैं आपको कह रही हूँ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग में जब बात हो रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एकेडमिक्स की, तो बाजवा साहब ने बहुत कोशिश की कि हुसैन हक्कानी को हम NSC रेकमेंड करें। वो रिजेक्ट हो गई उनकी प्रपोज़ल। उन्होंने बाद में फिर जो किया सो किया, वाज़े है सबके सामने। और हुसैन हक्कानी की बातें वैसे मानने में आपको यू हैव टू थिंक ट्वाइस, क्योंकि काफ़ी वो झूठ भी बोलते हैं, हमें भी पता है, अरसे से झूठ बोलते आ रहे हैं, कोई नई चीज़। वैसे हुसैन हक्कानी की लगता है आपके साथ भी खास कोई लड़ाई है। वो तो कह रहे हैं कि डॉक्टर शरीफ मज़ारी साहब के घर में अगर कोई मच्छर भी घुसाए तो उन्हें वो भी साजिश नजर आती है। There you go। अब इससे ज्यादा झूठा आदमी है कहीं मिलेगा आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ख्वाजा आसिफ साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में बात की कि पिंडी से कुछ ठंडी हवाएं आने लग गई हैं, मामलात उन्हें बहुत ठीक होते नजर आ रहे हैं, उन्हें बड़ा इत्मीनान मिल रहा है कहीं से। आपको क्या लग रहा है, ये इत्मीनान कहाँ से मिल रहा है? पता नहीं, ख्वाजा आसिफ तो मैंने इतना कंफ्यूज शख्स नहीं कभी देखा किसी हुकूमत में। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कितने दिनों से कहता आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर के नया ऑपरेशन शुरू होगा, और कल उसको जवाब मिल गया जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा ये कोई नया ऑपरेशन नहीं हम करिए, तो पुराना कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर अफ़गानिस्तान पे आज या कल उसने वॉइस ऑफ अमेरिका को कह दिया हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाके भी TTP के बेसिस को हम बॉम्ब कर सकते हैं। उधर हिना रबानी खैर कह रही है कि हमें पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से अफ़गानिस्तान के साथ डील करना चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ को तो अकल ही नहीं है, उसको समझ नहीं आती क्या बात करनी है, ना उसको डिफेंस का पता है, ना फॉरेन पॉलिसी को पता है, और पता नहीं ठंडी हवाएं क्या कह रहे हैं। मे बी उसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिल रही होगी, वही ठंडी हवा लग सकती है मुझे। अच्छा, बिफोर वी कंक्लूड, आपके बारे में आपकी ज़ात से मुतल्लिक़ एक वज़ाहत में कहता हूँ आज जानी चाहिए सामने। खान साहब ने मुतअद्दिद बार कहा कि मियाँ नवाज शरीफ के लंदन जाने के हवाले से वो बीमार थे। वो कहते हैं कि जब कैबिनेट में मामला रखा तो डॉक्टर शरीफ मज़ारी साहिबा रो पड़ी आंसुओं से। ये क्या माजरा है डॉक्टर साहिबा? सुनो, ऑब्वियसली इट वाज सार्केज़म। समर, आप मुझे जानते हैं, आपको समझ आनी चाहिए खान साहब वाज बीइंग सार्कास्टिक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने तफसील गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर शरीफ मज़ारी की जो कह रही है कि बातचीत हमारी हुकूमत से हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के मामले पर। बाकी वो कह रही है कि जो इस वक्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं, हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लंदन प्लान्स की बात हो रही है, ऐसे में बातचीत करना मुश्किल है। इसी पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कानूनी माहिर बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब से। हमारे साथ रहेगा। वेलकम नाज़रीन, मौजूदा जो कानूनी और सियासी लड़ाई है इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजों के अंदर एक तकसीम दिख रही है। इसके अलावा वकला बरादरी बड़ी खुल के आपस में तकसीम हो गई है। इस तकसीम का फ़ायदा क्या इलेक्शन के इल्तवा में हुकूमत को मिलेगा? इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के ने नोटिस भी ले लिया सारे मामले इस पर, उन्होंने हर तरह से 14 मई को इलेक्शन कराने की तमाम काबशें कर ली, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तकसीम है, वकला बरादरी भी अब तकसीम हो गई है। आज लाहौर के अंदर दो कन्वेंशन हो रहे थे, दो गोल में कॉन्फ्रेंस हो रही थी। एक तरफ 50 वकला बैठे थे, दूसरी तरफ वजीर कानून पंजाब बार काउंसिल में लेकर वकला को बैठे हुए थे। तो इसका फ़ायदा हुकूमत नहीं उठाएगी इंतखाबात के इल्तवा के लिए फैसले पे अमल दरामद ना करने के वाले से? देखें, इसमें मैं समझता हूँ समर के जो तरीक़ेकार अदालत उज़्मा की तरफ से अपनाया गया वो हुकूमत को उसने फ़ायदा दिया है इलेक्शंस डिले करने में। देखें, इसमें अभी दो चीज़ें हैं। एक तो बड़ी बात पंजाब असम्बली की इलेक्शंस की हैं, हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं वो सिर्फ पंजाब असम्बली के हवाले से हैं, मगर साथ साथ अपना खैबर पख्तूनख्वा की जो इलेक्शंस हैं उसका तो कहीं ज़िक्र ही नहीं। वो तो केस इसलिए मुलतवी कर दिया गया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपना वकील नहीं रखा था। तो अब क्या 90 दिन की आईनी मुद्दत खैबर पख्तूनख्वा में लागू नहीं होती? बिल्कुल। और ये भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा हो कि पहले हम एक एक करके करवाएं कि मैनेजेबल हो सके, हम टैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें।
मगर वो भी ज़रूरत शायद इसलिए पेश आई क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट आए दिन से, जो कि बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे कानूनदान यही बात कर रहे थे, अगर पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक फुल कोर्ट बना देती, और ये आर्ग्यूमेंट वाकई बहुत मुश्किल आर्ग्यूमेंट होता है हुकूमत की तरफ से, ये कहना कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, एक बहुत ही मुश्किल आर्ग्यूमेंट होती है। और मैं नहीं समझता अभी तक तो कम से कम जो लाहौर हाई कोर्ट में भी जितने भी जज साहिबान जिन्होंने ये केस सुना है, और जो सुप्रीम कोर्ट में भी इवन द जजेस जिन्होंने डिसेंट किया था, वो भी यही कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब 90 दिन का ऑर्डर कर दिया है तो अभी हमें फौरी तौर पे क्यों हम इंटरवीन करें, क्यों ना हम लाहौर हाई कोर्ट को अपना 3 और दिन दे देते हैं। आई थिंक डिवीजन बेंच के सामने 3 और दिन दे देते हैं कि वो उसको करे, और फिर वो अगर अपील फिर हमारे पास आती है तो फिर बैठ के हम फैसला मेरिट्स पे करें। बात ये होती कि अगर 15 रुकनी बेंच का, एक फुल कोर्ट का अगर कोई एक फैसला आता तो हुकूमत के लिए भी जो बिल्कुल एवेन्यूज हैं, जो अब कभी कोई कानून साजी हो रही है, कभी कोई नया बिल, अब एक नया बिल आ गया है सामने, तो ये एवेन्यूज। लेकिन सर अब सूरत हाल है, इसमें हर इदारा कह रहा है कि मैं राइट पे हूँ, दूसरा इदारा मेरे मामलात में मुदाखलत कर रहा है। पार्लियामान कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामलात में मुदाखलत कर रही है कानून साजी को हाल्ट करके, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पार्लियामान हमारे मामलात में मुदाखलत कर रही है कवानीन बना के हमारे। तो कौन ठीक कह रहा है, कौन किसके मामलात में मुदाखलत कर रहा है? मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं अगर यही कुछ करना है तो फिर जुडिशल मार्शल लॉ कहेंगे इसे हम, आप उनसे भी मुत्तफिक है क्या? कि मैं समझता हूँ एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल बन चुकी है। डेफिनेटली कुछ गवर्नमेंट की तरफ से वायलेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ मैं समझता हूँ अदालत उज़्मा की तरफ से भी उन्होंने कई आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को इग्नोर करते हुए अपने अहकामात जारी किए हैं। कल का भी जो इशू था, फॉर एग्जांपल उन्होंने जो ऑर्डर किया कि स्टेट बैंक से डायरेक्ट फंड्स अपना, एक तो उन्होंने फौरी तौर पे इंटरम ऑर्डर इस पे पास किया बगैर कोई हेयरिंग के, जो उन्होंने जो बिल सस्पेंड किया, वो मैं समझता हूँ बड़ा एक गैर मामूली इकदाम था, क्योंकि हमारी जो भी माजी में तारीख है उसमें तो कभी भी अदालत ने किसी बिल को एक्ट बनने से रोका नहीं है। कभी उन्होंने सदर पाकिस्तान को एडवाइस दी है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ओपिनियन दिया है, मगर यूं कभी ऐसे कानून को कानून बनने से रोका नहीं है। ये डेफिनेटली एक पार्लियामेंट का इख्तियार होता है। उसके बाद हमने जो आईनी जो भी हम तालिब इल्म है, हमने जो पढ़ा था वो तो यही था कि ये पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। उसके बाद अदालत जो है उस कानून को आइन के खिलाफ, आइन के साथ रख के पढ़ सकती या तो उसकी तशरीह कर सकती है या उसको कालेदम करार दे सकती है, मगर कानून को बनने से रोक नहीं सकती। ये डेफिनेटली नई इन्वेंशंस हो रही हैं जिसकी वजह से एक अफरा तफरी ऑब्वियसली सारे मुल्क में फैली हुई है। जुडिशल मार्शल लॉ का के लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, मगर देखिए एक सूरत हाल यूँ बनती जा रही है कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि ये अब आउटकम क्या है। अगर तमाम जो फरीकैन हैं वो एक कदम पीछे हो के अपने रोल को दोबारा री एग्जामिन ना करें। ये जो लड़ाई इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर, आज एतजाज एहसन साहब भी कह रहे थे कि ये जो तफरीक है जजों को खुद भी नज़र आनी चाहिए। तो इसमें तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक क्राइसिस वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है कि एक 8 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया, उस पर एक 3 रुकनी कमेटी बन जाए जजेस की खुद नोटिस के मामले पे, वो अपनी एक पैरेलल अलग से कोर्ट लगा ले। तो ये 1997 की तरह मुतवाजी बेंचेस के बैठ जाने या मुतवाजी अदालतों के बैठ जाने का इम्कान तो पैदा नहीं हो रहा कहीं? जी, मुझे उसका भी एक खदशा है कि अगर कल को कोई 8 रुकनी बेंच बैठ जाता है जो और दूसरी तरफ कोई 7 रुकनी बेंच बैठ जाता है, एक दूसरे के ऑर्डर्स नलिफाई कर रहे हों, एक दूसरे की कार्रवाई रोक रहे हों, और फिर कौन फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट कौन है, किसका फैसला सही है, किसका फैसला गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे बैठा हुआ जो संतरी है वो ही फिर फैसला करेगा कि किसका ऑर्डर मनवाना है, किसका ऑर्डर नहीं मनवा। सही है। थैंक यू सो मच बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जहां पर एक क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो इंतहा पसंदी थी, उन्होंने अपने ही फौजी मरवा के पूरे खित्ते को
बदमनी की तरफ झोंक दिया। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत की हंगामा खेजी की गर्मी और हिद्दत आज़ाद कश्मीर की सियासत में भी देखने को मिल रही है जहां सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद तीसरा दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीकर नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास बुलाते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं हो पाती चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो जड़े खुलकर सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी रशीद को वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नामजद किया गया था, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जानिब से डिमांड ये सामने आ रही है कि उनके धड़े में से जिसमें 5 से 7 MLA शामिल हैं, उनमें से किसी को वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नामजद किया जाए तो वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट देंगे, वरना वो अलग हो जाएंगे। और ज़हनी तौर पर भी वो PTI से अलग होने को तैयार बैठे हैं, जिसकी वजह से वोटिंग नहीं हो पा रही वज़ीर आज़म के इलेक्शन पर। और इस वक्त जो नंबर गेम यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की तादाद असम्बली में 31 है, जबकि अपोजिशन के अरकान की तादाद 20 है और 27 अरकान चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। तो 7 अरकान ही इंटरेस्टिंगली बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के पास मौजूद है। अगर वो आ जाते हैं अपोजिशन की तरफ तो वो अपना वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर उनका पैचअप हो जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो बड़ा स्मूथली वो अपना वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अंदर बना सकते हैं। देखना है कि ये वोटिंग कब होती है, ये एक अहम मामला इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर चल रहा है। और अब बात करते हैं भारत की, जहाँ नरेंद्र की हुकूमत के लिए आज का दिन एक और हजीमत और बेइज्जती लेकर आया है। जब 2019 में पुलवामा में भारतीय फौजी एहलकारों पर हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर जो जंग छेड़ने की कोशिश की थी, पहले भी अभिनंदन की सूरत में इंडिया को मुंह की गई थी, और अब आज इस हमले से मुतालिक भी घर के भेदी ने लंका ढा दी है। और इन तहलका खेज इंकशाफात से मालूम हो रहा है कि इंडियन वज़ीर आज़म ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए खुद अपने ही फौजियों को बज़ाहिर मरवाया था। ये पिंडोरा बक्स मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खोला है। इन्होंने नामवर भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत का पुलवामा हमले का इल्म था, मोदी ने भारतीय फौजियों को बचाने की मरवा दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। ये अब इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज्ड टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। नशरियाती इदारे दीवार को दिए गए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक का मजीद कहना था कि उन्होंने ये मामला उठाया तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें पुलवामा हमले पर खामोश रहने और इस बात का किसी से जिक्र न करने का कहा। उन्होंने कहा कि मुझे एहसास हो गया था कि पुलवामा ड्रामे का मकसद ही बीजेपी को इंतखाबात में फ़ायदा पहुंचाना था। उनका कहना है कि खुलकर कह सकता हूं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को करप्शन से कोई मसला नहीं, वो जम्मू और कश्मीर के बारे में बेखबर और जहालत की इंतहा पर हैं। वाज़ेह है कि सत्यपाल मलिक अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के दौरान मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आखिरी गवर्नर थे। इन सनसनीखेज इंकशाफात के बाद इंडिया में मोदी हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी से अपनी जुबानबंदी तर्क करने का मुतालबा किया है। अब देखना यह है कि यह नया तनाज़ा मोदी सरकार के लिए सियासी तौर पर कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि खारजा अमूर और बिलखसूस मसला कश्मीर को लेकर इन इंकशाफात ने मोदी हुकूमत को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार नरेंद्र मोदी और भारत का जो दोगला चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने दिखाता रहा कि खुद से कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि जहाँ पे खुद से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या खुद से स्टेज करके दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई, कभी सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए, लेकिन हर बार भारत का ये मकरू चेहरा, भारत के ये मकरू अज़ाइम जो हैं दुनिया के सामने खुलकर सामने आते चले गए। कभी जो है ये भारत की ये जो वाक़या सामने आया है सत्यपाल मलिक का इंकशाफ, और कभी आपने देखा कि यहाँ पे जो डोजियर पाकिस्तान ने जमा करवाया था भारत की जानिब से, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था, उस पर भी सारी दुनिया ने देख लिया कि भारत किस तरह से मकरू अज़ाइम के तहत खुद कार्रवाइयाँ करता है, डालता पाकिस्तान पर है। ये पहला नहीं था, इस तरह की मज़ीद चीज़ें पहले भी सामने आ चुकी हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।